तो कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया की जो फ़्लाइट क्रैश हुई, उसके बाद इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची। एरोनॉटिकल इंजीनियर, मतलब इस कोर्स की हमें अहमियत पता चल गई दैट एक बंदा, एक इंजीनियर कि जो फ़्लाइट उड़ान भरे उससे पहले सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स चेक करने के बाद एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। बस उसी अनकन्वेंशनल कोर्स के बारे में कॉलेज बोल के इस पॉडकास्ट सीरीज में बात कर रहे हैं हम, कि जिसमें वी हैव WIIA से कैप्टन उमंग जानी, ऋषि आयंगर एंड विनोद कुमार शर्मा सर। तो इस कोर्स को लेकर सारी बातें हो गई, मतलब कैसे इस कोर्स में एनरोल किया जाए से लेकर विमेन इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, AI इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, या तो फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है कि नहीं। अब बात करना चाहता हूँ कि फ्यूचर क्या है। मतलब अब हमें समझ में तो आ गया है दैट ज़रूरत तो बहुत बड़ी है, ये नीड गैप जो है ये तो है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाए और कैसे इस कोर्स में इनरोल किया जाए, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इन तीनों के साथ। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में भी बात होने वाली है। सो ये फोर्थ पार्ट की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पॉडकास्ट सीरीज़ का, प्लीज़ थोड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारे कोर्सेज जो हैं वो यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये वाइड रेंज जो है वो कैसे हम फुलफिल कर पाएंगे, ये मुझे जानना है। ये जो फील्ड है, एविएशन का जो फील्ड है ना, ये एक यूनिवर्सल फील्ड है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे देश की जो पेरिफेरी है, अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हैं तो वो जो लाइसेंस होता है वो पूरे देश में, हिंदुस्तान की जो पेरिफेरी है उसमें कहीं पे भी वो लाइसेंस वैलिड है। ओके। आप अपने, और अभी हर एक सिटी में छोटा मोटा एयरपोर्ट या हेलीपैड या ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि आप अपने होम टाउन में रहकर ही अपना कैरियर है, अपना पैशन है, वो आगे बढ़ा सकते हैं। ओके जी ओके। लास्टली मैं बात करना चाहूँगा आपसे स्पेशली एंड आप दोनों से भी जी कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है एंड एक कल्चरल डेवलपमेंट इन अ वे हमारे इंस्टीट्यूट में भी हो गया है एंड ओवरऑल हो गया है। तो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया आपसे जानना चाहूँगा दैट कैसे आपके लिए वो कैंपस था, आपका कैंपस, और अभी का कैंपस कैसा है, डिफरेंस क्या है और कहाँ देख रहे हो आप? वैसे बात ऐसी है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो इतनी कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी, मगर अभी हम देख रहे हैं, हम अभी हमारे जो कैंपस में नवरात्रि आती है तो बहुत ही अच्छे गरबे होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टाफ मेंबर सब अच्छी तरह से गरबा करते हैं। हमारे यहाँ थिएटर क्लब्स भी हैं तो हम ड्रामा भी परफॉर्म करते हैं। जनवरी फरवरी में रैप्सोडी करके एक हमारी कल्चरल इवेंट भी होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो बड़ा सा स्टेज बना के उसके ऊपर फैशन शो है, डांस, नाच गाना सब होता है। सो वी रियली एंजॉय अ लॉट एट दैट। यस फॉर यू। या आई टेल यू, जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे फील्ड के बारे में भी उतनी नॉलेज नहीं थी, कॉलेजेस भी बहुत कम थे। वेस्टर्न इंडिया इटसेल्फ वाज इट हैड अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ स्मॉल बंगलो जो एयरपोर्ट के पास ही सरदार नगर एरिया में ही हुआ करता था। और बंगलो के रूम्स में ही क्लासेस चलते थे। दी ओनली थिंग वाज इट वाज स्टिल अप्रूव्ड बाय DGCA। कॉलेज अप्रूव्ड बाय DGCA था। उन्होंने इस तरह से मैनेज किया हुआ था कि वहीं पे वो मशीन्स ले आए थे। लेथ मशीन कहते हैं कि जिस पे कारीगरी काम वाम होता है कि आप मेटल को या वुडन ब्लॉक्स वगैरह को, तो ऐसे कुछ जो मैंडेटरी इक्विपमेंट्स और मशीन्स थे वो अवेलेबल थे और DGCA से अप्रूव्ड थे। तो उस अप्रूवल के बेसिस पे वहाँ से जो है वो जर्नी वेस्टर्न इंडिया की शुरू हुई थी। आपने बीच में बात किया था वो एक सेस्ना 152 जो लटक रहा है। सो मैं और मेरे बैचमेट्स ने ही हमने उसको हॉइस्ट करके हमने वो लटकाया। सो वो प्लेन जो है हमारे बैच ने, क्योंकि हमारे कोर्स के दौरान शिफ्ट हुआ था कैंपस फ्रॉम दिस टू इंडस। तो जब शिफ्ट किया था तो वो प्लेन को ऊपर रस्सी से, चेन से, आई स्टिल रिमेंबर कि हमने उसको कैसे ऊपर चढ़ाया। और नाउ इट इज़ स्टिल देयर आफ्टर 20 ईयर्स। सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट अब मैं जब जाता हूँ कॉलेज, इट इज़ एज प्रोफेशनल, एज वाइब्रेंट एज इट कैन गेट। मतलब आपको बिल्कुल एक इंटरनेशनल कोर्स जिस तरह से होता है उस तरह से कोर्स पढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग मैनेजर,
से लेके सारे फैकल्टी, सारे जितने मैं देख रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से अवेलेबल की जा रही है स्टूडेंट्स को। और इतना बड़ा कई एकड़ में फैला हुआ कैंपस जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल की फैसिलिटी हैं, अच्छा मैस खाना वाना अच्छा है, और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, कल्चरल इवेंट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। यानी एक भरा पूरा कैंपस पूरा है, और वी फील सो सेटिस्फाइड टू सी इट। ओके जी। दूसरी एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग अ गुजराती, सबसे पहला थॉट किसी भी पेरेंट के दिमाग में, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में एक ही आने वाला है दैट ये कोर्स के बाद जहाँ कहीं पे भी जॉब लगेगी उसके बाद मिलेगा कितना, सैलरी कितनी होती है। मतलब इन अ वे देखने जाओ तो बेस से लेकर मुझे एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैलरी जाननी है दैट ये कैप के बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। So I'll be very honest about this so that students get to know what exactly happens. First of all, aviation field जैसा मैं बताया safety paramount है, experience बहुत ज़रूरी है। जो लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर एक इंजीनियर के पास लाइसेंस है, वो एयरक्राफ्ट को रिलीज़ करता है कि इंस्पेक्शन मैंने कर लिया, सब ठीक है, सारा टेस्ट करके जब वो रिलीज़ करता है, दैट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस एयरक्राफ्ट में कंटिन्यूसली हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स आर गोइंग टू सिट एंड फ्लाई and come down. So by the time it does take some time in the field, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, एक्सपीरियंस लेने में you cannot, आप चाहे पढ़ाई कितनी कर लो, लेकिन उस पढ़ाई के बेसिस पे आपको वो साइनिंग अथॉरिटी इमीडिएटली नहीं मिल जाएगी। इट टेक्स सम टाइम कि आप उस पर्टिकुलर, और जो लाइसेंस भी मिलता है वो एक पर्टिकुलर जहाज़ के लिए मिलता है। मेरे पास एयरबस A320 का लाइसेंस है, अगर मेरे पास बोइंग 737 का लाइसेंस होगा तभी मैं उस पर जाके काम, जस्ट बिकॉज मेरे को 20 साल हो गए हैं मैं A320 का लाइसेंस साइन, मतलब एयरक्राफ्ट साइन कर रहा हूँ, डजेंट मीन आई कैन डायरेक्टली गो टू बोइंग 737, मैं किसी और एयरलाइन में जाके किसी और एयरक्राफ्ट को साइन करूँ, वो पॉसिबल नहीं है। सो किसी एयरक्राफ्ट पे कंटिन्यूसली काम करना, उसको सीखना, वो बड़ा ज़रूरी है। सो इनिशियली एज सुन एज यू फिनिश द कोर्स, जब रिक्रूटमेंट होता है तो वी लुक फॉर बेसिक एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट कितना है, और अगर पढ़ाई करी है, मॉड्यूल्स क्लियर किए हैं, जो एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ बेटर बिकॉज वी वांट कि एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा हो, देन वी कैन टेक देम इन, सो दैट अब थियोरी से प्रैक्टिकल के बीच का जो इंटरफेस है वो शुरू होगा। आपने जो पढ़ाई करी है, अब आप प्लेन पे आके उसको देखोगे, समझोगे, सीखोगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आप यू स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। सो my advice to all the students who go to the colleges, you work really hard, अपने papers clear करिए, take full use of, make full use of this course, और अगर आप theoretically अच्छा बन के आते हैं then आपके chances उतने अच्छे हैं because interview में you will fare better. But you start off as a trainee, आप एक associate technician या trainee technician के रूप में आप you come in, and then as and when you grow, जब आप एक्सपीरियंस आपका होने लगता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपके पास बेसिक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए इंजीनियर बनने के लिए, फ्रॉम टेक्नीशियन के बाद इंजीनियर बनने के लिए, बेसिक लाइसेंस होने के लिए आपको ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, आई थिंक अराउंड 18 मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल्स, सॉरी 13, ओके, हाँ, सो करंट वॉट एवर नंबर है वो मॉड्यूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपके पास बेसिक लाइसेंस होगा। बेसिक लाइसेंस पे ही आपको इंजीनियर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपने एज ए टेक्नीशियन क्या क्या काम किया है, क्या सीखे हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इफ़ यू पास दैट एग्जाम देन यू आर टेकन एज ए ट्रेनी इंजीनियर। फिर आपकी इंजीनियर का जो सफ़र है वो शुरू होता है। फिर आप ट्रेनी इंजीनियर से आपको वीकली ऑथराइजेशन का एक मिलता है, मतलब लिमिटेड स्कोप रहता है, आप पूरे एयरक्राफ्ट को हर चीज़ के लिए साइन नहीं कर सकते, बट यू कैन डू सम बेसिक चेक्स और बेसिक जो है इंस्पेक्शंस करके यू कैन सर्टिफाई। देन फिर यू बिकम अ फुल स्कोप इंजीनियर कि आपने अब सारी कर ली एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं। देन एक कोर्स होता है A320, एयरबस A320 का टाइप रेटिंग कोर्स है, तो आप वो टाइप रेटिंग कोर्स कंपनीज आजकल करा रही हैं कि अगर आपने हायर किया तो कंपनी आपको टाइप रेटिंग कोर्स कराती है। वो टाइप रेटिंग कोर्स करके आइए, फिर से आप एग्ज़ाम्स दीजिए, फिर आपको B1 मतलब या B1 या B2 लाइसेंस मिला जाता है आपको। तो वो लाइसेंस के बाद आप एक फुल स्कोप इंजीनियर बनते हो। और फिर ऑफ कोर्स आपके जो भी आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो उसकी जो हायरार्की है कि AME बनते हैं, फिर सीनियर AME, फिर फ्लीट इंजीनियर, फिर मैनेजर एंड अबव। सो उस तरह से वो कंपनी वाइज जो है वो हायरार्की बढ़ती जाती है। देन स्काई इज द लिमिट। अगर आपका पैशन है तो
there is no stopping. ओके, दूसरी एक बात मुझे जाननी है दैट मान लो कि मुझे मैंने जस्ट 12th पास किया है और मुझे इस कोर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं एनरोल कैसे करूँगा WIIA में? First of all, you have to pass with PCM, Physics, Chemistry and Math. It is a compulsory requirement for this course. Then you have to apply to any organizations like the Western Indian Institute of Aeronautics. And then there is a process of certain interviews or the aptitude test. And then you are just enrolled, and then you can get the admission. So it is not that difficult. No. कोई भी इंसान इंटेंट शुड बी देयर. I'm just interrupting you. One thing is very important: medical test. ओके. So eye test is very necessary. Color blindness is not allowed in this field because for the AME it is not. So this test is required for that apart from this qualification. सो मुझे ये जानना है दैट हाउ कैन अ स्टूडेंट एनरोल. मतलब मैं 12th पास आउट हूँ, मुझे इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, अब मुझे एनरोल करना है, तो कौन कौन से टेस्ट मुझे पास करने हैं और क्या प्रोसीजर रहेगी? See, the first requirement as a qualification, the student must pass 10+2 with PCM, Physics, Chemistry and Math. And of course a medical test is required because for the aircraft maintenance engineer, color blindness is not allowed. Yeah. So that test is required. Apart from that, all the organization need the good students with the average passing marks. So there is a aptitude test or the common interest test is there. So this is the process for the admission, and they can apply, and then admission he can take the admission. सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट No. एंड जस्ट इंटेंट शुड बी देयर और पैशन शुड बी देयर एंड यू कैन गेट इनटू दिस कोर्स. बहुत छोटे छोटे मुझे क्वेश्चंस हैं जस्ट बिकॉज कि आप ये फील्ड में पढ़ाते भी हो, आप काम भी करते हो, तो बहुत लेमैन के हिसाब से ये मेरे सवाल हैं. सबसे पहले तो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला है दैट फ्लाइट में फ्यूल जो है ना वो विंग्स में भरा जाता है. इज दैट ट्रू? जी हाँ, Yes. बिल्कुल सही बात. तो कैसे, मुझे ये जानना है. सो दो तरह के रिफ्यूलिंग हो सकते हैं. एक होता है प्रेशर रिफ्यूलिंग और एक होता है ग्रेविटी रिफ्यूलिंग. सो एयरक्राफ्ट में टोटल मैं एक जनरल एयरबस A320 या बोइंग 737 टाइप के एयरक्राफ्ट की बात करूं तो उसमें 3 विंग टैंक्स होते हैं. लेफ्ट विंग में एक टैंक, राइट विंग में एक टैंक और बेली में नीचे सेंटर में भी एक टैंक होता है. जहाँ पे हम पैसेंजर्स जहाँ बैठते हैं उसके नीचे देयर इज अ फ्यूल The टैंक, fuselage tank. फ्यूजलाज. सो उसको सेंटर टैंक बोलते हैं. लेफ्ट टैंक, सेंटर टैंक एंड राइट टैंक. और फ्यूलिंग के लिए देयर इज़ अ पोर्ट विंग में दिया रहता है. प्रेशर रिफ्यूलिंग में क्या होता है, एक बाउज़र आता है फ्यूलिंग का, उसका होज लगता है और वो बाउज़र प्रेशर से जो है फ्यूल रिलीज़ करता है और जो है फ्यूल रिफ्यूल गैलरी में से होके, उसमें भी लॉजिक है कि किस तरह से फ्यूल जाएगा, कौन से टैंक में जाएगा, एक बैलेंस्ड वे में वो जाता है. सो राइट और लेफ्ट में इक्वली वो जाता रहता है. आप सेट कर देते हो कितना आपको फ्यूल चाहिए तो वो उस तरह से जाता है. किसी केस में अगर आपका ये प्रेशर रिफ्यूलिंग काम नहीं कर रहा है तो एक ग्रेविटी रिफ्यूलिंग का भी ऑप्शन रहता है. बट आजकल के जो प्लेन्स हैं वो इतने रोबस्ट हैं और इतने वेल मेंटेन्ड होते हैं, तो आई हैव नेवर फॉर एग्जांपल डन अ ग्रेविटी रिफ्यूलिंग. ओके. लेकिन जो छोटे जहाज हैं जैसे सेस्ना हुए, उन सब में जो है विंग के ऊपर से यू कैन, जैसे हमारे गाड़ियों में हम पेट्रोल का नोजल डलवाते हैं, डालते हैं उस तरह का डाल के वो ग्रेविटी से अपने टैंक्स में चला जाता है. Okay. बट जो कमर्शियल प्लेन्स एयरलाइंस यूज़ करती हैं उसमें मोस्टली प्रेशर रिफ्यूलिंग होता है. या तो बाउज़र आता है या आजकल कई एयरपोर्ट्स में अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए हैं. सो वहीं से वो खोला और उसमें से कनेक्शन हुआ कि होज आया और होज लग गया और वो मशीन के थ्रू वहाँ पे पहुँच फ्यूल गया. पहुंच जाता है. एक और इंटरेस्टिंग बात रिफ्यूलिंग के बारे में, अब तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी होती जी, है. जी. जी, I've seen एक फाइटर many प्लेन उड़ films. रहा है और उसमें सपोज फ्यूल की स्टार्वेशन हो गया, फ्यूल कम होने लगा है, तो एक बड़ा सा टैंकर जहाज होता है, एयरक्राफ्ट होता है, वो उड़ता रहता है, उसके पीछे वो छोटा जो एयरक्राफ्ट है वो लग जाता है और पाइप से बड़े एयरक्राफ्ट से छोटे एयरक्राफ्ट में फ्यूल ट्रांसफर हो जाता है. बट दैट्स ओनली इन फाइटर प्लेन्स. कमर्शियल में ये commercial में ये नहीं Not होता, सिर्फ allowed, फाइटर yes. में होता ओके. दूसरा कि बहुत बार हमने देखा है दैट जैसे ही हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं बहुत फॉग वाली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. वो क्या है, ऑक्सीजन? नहीं, वो प्लेन हवा है. बट अगर आपके हवा में इफ़ देयर इज़ मॉइस्चर, तो जो ठंडी हवा हमारे एयर कंडीशनिंग से आती है वो मॉइस्चर के साथ मिलके वो
कंडेंस कंडेंस होके वो उस तरह का फॉग बन जाता है। Okay. सो इट इज़, आप गौर करना, अगर आप मॉनसून्स में इफ़ यू ट्रैवल यू विल फाइंड दिस अ लॉट मोर, या अगर आप एक ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, देन यू विल फाइंड दिस अ लॉट मोर। इफ़ द एयर इज़ ड्राई यू विल नॉट सी दिस। सो आप देखें कुछ कुछ जगहों पे आपको मिलेंगे, कुछ कुछ टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा, कुछ कुछ टाइम पे आपको नहीं दिखेगा। उसका मेन रीज़न यही है, इफ़ देयर इज़ मोर ह्यूमिडिटी देन यू गेट द होल फॉगी काइंड ऑफ। इनफैक्ट दिस इज द सेम थिंग जो हम कई बार प्लेन्स को, जेट प्लेन्स देखते हैं, पीछे से एक धुआं जैसा दिखता है बहुत ऊपर, उसको कॉन्ट्रेल बोलते हैं। ओके वो भी सेम फंडा है, वहाँ पे वाटर होने की वजह से वो कंडेंस होके वो हमें एज दिखाई देता हाँ, कंडेंसेशन की वजह से हमें ऐसा फॉग जैसा दिखता है। सो बचपन में हम जो ऊपर देख के रॉकेट है करते थे, वो रॉकेट Rocket वो प्लेन है, ठीक है। ओके, देन लास्ट एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है दैट जितने भी स्टूडेंट्स ये एनरोल करना चाहते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स को अब ये कॉन्वर्सेशन के बाद थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट जागा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ये एक बहुत ही वंडरफुल फील्ड है जिसके माध्यम से आप एयरक्राफ्ट के साथ सीधा जुड़ते हैं। आपको अपने हाथों से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने का मौका मिलता है, उसको रिपेयर करने का मौका मिलता है, और आपका जो बचपन का जो ड्रीम है कि एयरक्राफ्ट हवा में कैसे उड़ता है, वो उसके अंदर मशीनरी कैसी होती है, पूरा कैसे कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें ये फील्ड के माध्यम से आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ फ्यूचर सबसे पहले तो ज़रूरी है कि फ्यूचर होना चाहिए किसी भी फील्ड में, तभी वी शुड एंटर इट। एंड यू डोंट नीड मी टू टेल यू दिस। अगर आप खुद भी लॉजिकली यू थिंक अबाउट इट कि इफ़ यू सी द लास्ट 15-20 years a lot more people have started flying, and if I ask you आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, किसी को भी जो whoever is watching, or if I ask you, you are not from the field, आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद क्या ज़्यादा लोग उड़ेंगे या लोग कम होंगे? ऑफ कोर्स ज़्यादा उड़ेंगे। है। इफ़ वी टॉक कितना ज़्यादा उड़ने की कैपेसिटी अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन राइट नाउ अराउंड 150 crores है। यूएस की पॉपुलेशन राइट नाउ इज़ अराउंड 35 crores है, 35-40 crores। हमारी पॉपुलेशन इज़ 3 to 4 times ऑफ यूएस पॉपुलेशन। यूएस एक एडवांस्ड कंट्री है, हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। यूएस के पास जहाज़ जो है वो क्लोज टू 5500 to 6000 एयरक्राफ्ट हैं उनके कमर्शियल फ्लीट में। इंडिया के पास सारे एयरलाइंस मिला के, सारे कमर्शियल जो प्लेन्स मिला के मैक्सिमम 1000 एयरक्राफ्ट हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट जेट्स, वो अलग है, चार्टर प्लेन्स वो अलग है, मैं कमर्शियल उसकी बात कर रहा हूँ। सो विथ thrice the population we have only 20% of the planes. So अगर कल को ज़्यादा लोग उड़ने वाले हैं तो हमारे पास स्कोप है कि अभी जो हमारा एविएशन इंडस्ट्री है दैट कैन ग्रो नॉट ट्वाइस बट प्रॉब्ली 3 to 4 times of what we are right now. So next 20 years, next 30 years, my personal opinion कि it is going to grow at a very good pace. Having said that, कोई एविएशन एक ऐसी फील्ड है, इट इज़ वेरी वल्नरेबल टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। वॉर हुआ तो एविएशन को डायरेक्टली अफेक्ट होता है, क्रूड प्राइजेस राइज हुए तो एविएशन को डायरेक्टली अफेक्ट होता है, कोविड आया, कोई इफ देयर इज़ अ पैंडमिक तो अफेक्ट होता है, ट्रैवल सबसे पहले अफेक्ट होता है। सो ये सब कैवियाट्स हैं जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रोजी स्टोरी कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो बस सक्सेस ही सक्सेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट दैट इज़ वेयर आई से फ्यूचर सर्टन है कि ये बढ़ने वाला है, प्लेन्स बढ़ेंगी, प्लेन्स इंक्रीज़ होंगे, जॉब्स बढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में ये केसेस आएंगे। हो सकता है बीच में कहीं पे कोई फंस जाए, 2 साल तक नौकरी नहीं मिली या कभी किसी को निकाल दिया, सारी चीज़ें। बट दैट इज़ वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर ऑलवेज रेडी। आपने अपनी पढ़ाई करके आप हमेशा रेडी रहो कि जब अपॉर्चुनिटी आए आपने उसको ग्रैस्प कर लिया। डोंट लेट अ टाइम कम दैट अपॉर्चुनिटी आई बट अभी आपके 2 मॉड्यूल बाकी हैं, आपने टाइम पास कर लिया या आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी और नाउ यू आर नॉट रेडी। सो आई वुड से बिगर पिक्चर, फ्यूचर इज़ ग्रेट, बट जो अगर हम कंपार्टमेंट्स में देखें तो देयर कैन बी अ गुड टाइम, देयर कैन बी अ बैड टाइम, एंड विथ एविएशन दिस हैपन्स अ लॉट। फेजेस आते हैं, गुड टाइम, बैड टाइम। जब मैं कॉलेज से निकला था इन 2008 द ग्लोबल रिसेशन वॉज गोइंग ऑन, सो देयर वर जॉब्स नहीं थे वहाँ पे, एंड
आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, मैं ढूंढ रहा था, वो सारी चीज़ें हुई. बट दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, ये एक स्मॉल सेक्शन ऑफ माई करियर है. एंड इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेज डाउट्स आते हैं कि यार मैं क्या ज्वाइन कर लिया, ये तो फील्ड सही नहीं जा रही. बट अगर आप बिगर पिक्चर देखिए कि नाउ आई हैव स्पेंड 20 ईयर्स, आई ऑलवेज इंश्योर्ड कि यार मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगा. चाहे बाहर की परिस्थिति तो मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं जो कर रहा हूँ मैं हमेशा रेडी रहूँगा. तो आप देखिए कि एक बिगर पिक्चर 20 ईयर्स, हमारे पास अगर 400 जहाज़ थे तो आज 800,000 जहाज़ हैं. एंड नाउ आई एम डूइंग वेल इन वॉट एवर आई एम डूइंग. सो इफ़ यू सी द बिगर पिक्चर, इफ़ यू आर ऑलवेज रेडी, द स्कोप इज़ गुड. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मान लो कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर बाकी की जितनी भी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग में, कंपेयर टू दैट यस कॉम्पिटिटिवनेस कम है इसलिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इस चीज़ के अंदर कह सकते हैं. आई थिंक अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा है मेनली बिकॉज फील्ड बूम होने वाला है, ग्रोइंग है. ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा स्कोप है बढ़ने का. दैट इज़ द प्राइमरी थिंग जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि इट्स अ प्रॉमिसिंग फील्ड. बट एज आई सेड, आई मीन बाकी की जो चीज़ें हैं सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, वो एक वाइड आपको वो देती है कि आपने मैकेनिकल कर लिया, देन आप एक यू कैन डू एन MBA एंड देन यू कैन स्विच फील्ड, यू कैन गो टू समवेयर एल्स. बट दिस फील्ड इज़ वेरी नीश, जो कहते हैं कि आप फिर बंध जाते हो इसके साथ, यू विल हैव टू डू दिस. बट देयर इज़ नथिंग टू वरी बिकॉज स्कोप बहुत ज़्यादा है. ओके. When the field is going to increase twice, thrice or even 4 times, so there is a lot. आज नहीं तो कल वाली बात है. अगर कुछ हुआ and if a phase is not good, you just have to wait it out, be ready. As soon as opportunity comes, you grab it with both hands, and bigger picture, 10 years, 15 years, you will be doing really well. So many discussions are there, and I think everything is covered. But apart from this, I want to discuss something more, like जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ. अभी एयरबस ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे स्टार्ट किया है, बोइंग ने भी स्टार्ट किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को. सो दिस फील्ड इज़ एक्चुअली ग्रोइंग एंड वी कैन से सो द अपॉर्चुनिटी इज़ टू बिग हेयर. एंड अभी काफ़ी कुछ मिस्टर ऋषि ने अभी डिस्कस किया जो स्टैटिक्स है उसको, स्टैटिक्स को. सो अभी 2023 में इंडिगो एंड एयर इंडिया की बात करें, सो अबाउट 800 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर है 2023 में. लगभग 560 के आसपास ऑर्डर है एयर इंडिया, आकाशा एयर एंड इंडिगो को मिला करके. सो और इन्होंने 2042 तक का प्रोजेक्शन आपको दिया. सो इन दिस वे वी कैन से देयर इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, वेरी ब्राइट कैरियर इन दिस फील्ड. सो इफ एनीबडी हैज़ एनी पैशंस अबाउट दिस एविएशन, I will suggest definitely they have to come. So आज ही, कल ही, मतलब हम जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उसके एक दिन पहले हमें पता चला है दैट वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड. और आने वाले 3 साल में, 4 साल में पॉसिबल है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड पहुंच जाएंगे. अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना वो आने वाली है इंडिया में, क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है. जो सर ने अभी बोला है दैट बोइंग विल कम, अदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स विल कम टू इंडिया, तो उस वजह से भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होने वाली हैं. एंड पैरेलली कहा जाता है दैट किसी भी एयरलाइंस के लिए जहाँ तक जहाज़ उड़ रहा है ना वहाँ तक वो पैसे बना रहा है. अगर ज़मीन पे है मतलब वो पैसे खा रहा है. Absolutely. तो आप यहाँ ये काम कर रहे हैं दैट एयरलाइंस के लिए वो वाला टाइम जो है ना वो कम कर रहे हैं. एंड पैरेलली जब आसमान में उड़ता हुआ कोई भी एक प्लेन देखोगे ना तो आपको एक अंदर से वो वाला सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि ये मेरी साइन के बाद उड़ा है. तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला. Thank you. एंड जितने भी क्वेश्चंस आपको भी हैं तो कॉलेज बोल पे जाइए या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम और ज़्यादा डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, हम और ज़्यादा आपके लिए फिल्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, सो दैट कि ऐसे कोर्सेज जितने भी जो आप नहीं टैप कर पा रहे हो या तो फिर आपके अवेयरनेस में नहीं है वो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए हैं और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हैं. तो आप फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे ही कॉन्वर्जेशन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. Thank you very much. Thanks. सो बेसिकली वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और ऐसे ही दूसरे कोर्सेज, मतलब ये तो स्पेसिफिकली एक कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दूसरे कोर्सेज अगर आपको
इंटरेस्ट है और अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे कन्वेंशनल फील्ड के अंदर नहीं जाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ अलग करना है, क्या करना है नहीं पता, तो भी हम बताएंगे कि ये कर सकते हो आप। और अगर ये करना है लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता, तो भी हम बताएंगे, क्योंकि कॉलेज बोल है ना यार, आपके लिए ही है।